स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन के लिए तैयारियां हुई पूरी। बता दें कि बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर भूगोल विभाग द्वारा 31 फरवरी दिन रविवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी भूगोल विभाग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल के द्वारा दी गई। संगोष्ठी में भूगोल विभाग के गांव के रूप में नेट और जीआरएस उत्तर छात्र छात्राओं का सम्मान, विभाग की स्थापना से आज तक सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान, पत्रकार पवन पांडे, विशाल चौबे, जयप्रकाश श्रीवास्तव, सचिन पांडे, संतोष उपाध्याय, श्रवण गुप्ता, गिरजानंद, रामलखन साहनी, अंजनी उपाध्याय, सत्य प्रकाश पांडे का सम्मान पत्रकारिता क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किया जाएगा। विनय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। आज की इस प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, अपना नाम, परिचय और आज की चर्चा का विषय क्या है उसके विस्तार पूर्वक जरा बताइए। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष भूगोल विभाग, बाबा राघवदास भगवान दास पीजी कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया से बोल रहा हूँ। मेरा जो आज टॉपिक है पर्यावरणीय चुनौतियाँ और सतत विकास, क्योंकि यह मेरे राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रमुख चर्चा का विषय है। तो सर, जो आज के इस वातावरण को देखते हुए, आज के इस माहौल को देखते हुए पूरे विश्व में पर्यावरण से जूझते हुए सभी देश दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में सभी देशों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरणीय नैतिकता आजकल जो है बहुत ही इन्वायरमेंटल एथिक्स कहते हैं, इसको प्रस्तुत करके समाज में जन चेतना और जागरूकता पैदा की जाए, जिसके चलते लोग जो है अवेयर हो जाएं, जागरूक होकर के अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत हो। तो क्या कारक, किस प्रकार के कारकों से ये पूरा विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है और सभी परेशानियां इस समय दिखाई पड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? मानव की प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है वह इसका सबसे प्रमुख कारण है। जब तक मानव का प्रकृति के साथ संबंध समन्वयात्मक था, समन्वय से मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, प्रकृति के विकास का भी ध्यान रखता था, तब तक तो मानव जीवन सुरक्षित था। लेकिन जब से मानव ने प्रकृति का उपभोक्ता सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से मानव के समक्ष जो है पर्यावरणीय चुनौतियां उपस्थित होने लगी। और आज सब मनुष्य के, चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला मानव हो, उसका जीवन असुरक्षित हो चला है। तो इसके लिए आप कौन कौन से कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल्स है, परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं, सभी विश्व के देशों ने परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया है, तो इनमें किन किन कारणों की वजह से ये सब हो रहा है, इसके बारे में मार्गदर्शन बताइए आप। मानव के जो विकास की प्रक्रिया है वह निर्बाध गति से चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए किसी भी दशा में, किसी भी हालत में हम जो है विकास को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जिस विकास को मानव ने चुना है वह विकास जो है वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रह गया, क्योंकि उसी विकास के चलते तमाम प्रकार की पारिस्थितिकी और संतुलन की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए अब मनुष्य को आवश्यकता इस बात की है कि वह विकास के एक ऐसे मॉडल को चुने जो उसकी वर्तमान समय में आवश्यकता की आपूर्ति तो करे ही, बल्कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में वह विकास का मॉडल समर्थ हो। और ऐसे दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो गांधी जी का जो मॉडल था, गांधीवादी जो चिंतन था, वह बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा प्रकृति के साथ सहयोग की बात की। और जब मनुष्य परस्पर समन्वय की भावना से, सद्भाव की भावना से प्रकृति के साथ काम करेगा तो मानव का जीवन सुरक्षित रहेगा और उसके संकट जो है अपने आप हल हो जाएंगे। इस तरह तो देखा जाए तो पूरे विश्व के लोग प्रगति के चलते काफ़ी विकास कर रहे हैं और विकास की इस श्रेणी में इतना आगे बढ़ चुके हैं लोग कि क्या अब प्राकृतिक वर्ण पे पुनः वापस आ पाना संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। अभी अमेरिका जैसे विकसित देशों में वहाँ प्रकृति की तरफ लौटो का नारा, बैक टू नेचर का नारा 1964 में दिया गया। इतनी समस्याएं बढ़ने लगी औद्योगिकरण के चलते, वहाँ पर जो है सरकार ने नारा दिया कि बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो,
दिन भर लोग जो है बड़े आकार के औद्योगिक नगरों में काम करते थे और शाम जैसे ही होती थी 100-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उनके फार्म हाउस होते थे जहाँ पर सुरक्षित पर्यावरण रहता था और वहाँ जा करके वो विश्राम करते थे। तो ऐसा नहीं है, जब समस्याएं बढ़ती हैं तभी निदान खोजा जाता है। और आज समस्याएं पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में हमारे सामने इतना विकराल रूप में उपस्थित हो चुकी हैं कि मानव का जीवन ही स्वयं संकटग्रस्त हो चला है। और ऐसी परिस्थिति में विश्व के हर मानव के समक्ष या कोई विकल्प के रूप में या अल्टरनेटिव, इसका विकल्प क्या हो, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। और इसीलिए सतत विकास की जो अवधारणा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वह जो है आज प्रचलन में आ गई है। और इसीलिए जितनी भी चुनौतियाँ पर्यावरण की हैं, वह जो विकास वर्तमान विकास के मॉडल से उपस्थित हो रही हैं, उनके जगह पर एक ऐसे विकास के मॉडल की बात की जा रही है जो सतत गतिमान हो, जो सतत मानव के लिए वह जीवन को सुरक्षित करता हो। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल नया कंसेप्ट है और इसके द्वारा मानव का जीवन हमेशा सुरक्षित रह सकता है। सर, स्वर्ण जयंती वर्ष में भूगोल विभाग द्वारा जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे भूगोल विभाग राष्ट्र को, समाज को क्या संदेश देना चाहता है? भूगोल का सीधा संबंध पर्यावरण से है। जी। और पहले जो प्रकृति पृथ्वी तल के ऊपर विद्यमान जो भूस्वरूप थे, जी। वो प्रारंभिक अवस्था में भूगोल का कंसेप्ट ही रहा। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सुरक्षित वातावरण, ये भूगोल का अध्ययन का विषय क्षेत्र था। लेकिन कालांतर में जब मानव का संबंध प्रकृति के साथ बिगड़ता गया तो मानव की छेड़छाड़ बढ़ती गई प्रकृति के साथ, और इसीलिए भूगोल विभाग को यह स्वर्ण जयंती वर्ष में जो उपस्थित होने वाली चुनौतियां पूरे विश्व में दिखाई पड़ रही हैं, भूगोल विभाग मजबूर होकर के इस पर चिंतन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिसर्च, भूगोल विभाग में और अन्य डिसिप्लिन में रिसर्च करने वाले लोग आवें और विचार विनिमय करें, और उसके द्वारा जो सॉल्यूशन निकलेगा उस संगोष्ठी का निष्कर्ष जो है से शासन को अवगत कराया जाएगा और उससे विकास के मॉडल में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आज पूरे विश्व पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे बताया जाए? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वह पर्यावरण को लेकर के जो है संगोष्ठियाँ हुई हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो गोष्ठी हुई थी, पृथ्वी अर्थ सम्मेलन जो है, अर्थ समिट जो है, वो 1992 में स्टॉकहोम से यात्रा शुरू हुई। और जब 1992 में रियो डी जेनेरो, जो भारत का, जो ब्राज़ील का एक महत्वपूर्ण नगर था, रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ, उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए 21 सूत्री प्रस्ताव पारित की, उसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया। और उसमें 21 जो शर्तें लगाई गई कि अगर इन शर्तों का पालन मनुष्य कर ले तो मानव का जीवन सुरक्षित हो सकता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में हम समर्थ हो सकते हैं। क्या संभव है कि पूरे विश्व के लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए इन सभी कायदाओं का पालन करेंगे, और बचाने के लिए क्या उनकी क्षमता दिख रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विकसित देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी है प्रदूषित करने में वातावरण को, और वह जो है अपना बोझ डालते हैं विकासशील देशों पर। सक्षम वह हैं, विकास उनके पास है, वैज्ञानिक विकास उनके पास है। और वह जब अभी जो पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस समझौते, जलवायु के परिवर्तनों से बचने के लिए पेरिस समझौता किया, अमेरिका उससे भागने लगा और उसने शर्तें भारत पर थोपने लगी कि मतलब भारत जो है के द्वारा जो कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है, उसके चलते ये तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो विकसित और विकासशील देशों को जब आपस में समन्वय बनेगा और वह कोऑर्डिनेट करके जो है जब समझौते के पालन करने में समर्थ होंगे, तभी जो है विश्व की इन समस्याओं से बचा जा सकता है। एक स्वस्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पर्यावरणीय नैतिकता इसमें बहुत ही सहयोगी रुख अख्तियार कर सकता है, क्योंकि बिना पर्यावरण के जागरूक किए हुए, अवेयर किए हुए लोगों को हम पर्यावरण को बचाने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए पर्यावरणीय नैतिकता इसका सबसे महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में इस समय जो सबसे ग्रसित देश हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करिए तो बताएं। इसमें जो है विश्व के विकसित देश सबसे अधिक जल संकटग्रस्त हैं। अभी आपने देखा कि जापान 1942 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1942 को जो जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम का
गिराया गया, उसमें हिरोशिमा और नागासाकी जैसे दो महत्वपूर्ण नगर, जहां जापान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का 2/3 से अधिक केंद्रित व्यवस्था थी वहां की, वह दोनों नगर नष्ट हो गए और जापान को पुनः वापस आने में कई वर्षों का समय लगा, कई दशकों का समय लगा और फिर जापान जो है उससे उबरने में समर्थ हुआ। तो निश्चित रूप से यह जो विकास का मॉडल है, यह जो विभिन्न विकसित देशों के द्वारा और अविकसित देशों के द्वारा, विकासशील देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है, यह स्वतः अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास के मॉडल को ही बदल दें। जो मूल समस्या है उसका अगर निदान कर दिया जाएगा तो विश्व के पर्यावरण को बचाने में हम समर्थ हो सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्राकृतिक आधारित खेतियाँ की जा रही हैं, उसके ऊपर भी कुछ मार्गदर्शन करिए। पर्यावरणीय कृषि जो इको फार्मिंग है, इको फार्मिंग का कंसेप्ट जब वर्तमान समय में इस कृषि संकट से उबारने का सबसे महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। इस पर मेरा रिसर्च भी है और उस रिसर्च में मैंने देखा, जो गांव के जो सैंपल सर्वे हमने किया और देवरिया और कुशीनगर जनपद के देवरिया के 29 विकास खंड, उसमें देवरिया जनपद स्वयं था, कुशीनगर उस समय नहीं था, 29 विकास खंडों के एक गाँव का हमने सर्वेक्षण किया और उसमें निष्कर्ष में मैंने देखा कि जो परियोजनाएं लागू की गई वह एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार नहीं थी। जैसे जो गंडक समादेश परियोजना लागू की गई तराई बेल्ट में पहले से ही वहाँ पर वाटर टेबल जो है ऊपर था, क्योंकि पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती थी वहाँ पर और वाटर टेबल ऊपर था पहले, और जब वहाँ नहर फ्लो इरिगेशन की व्यवस्था की गई और वाटर टेबल ऊपर आ गया और वह जो है मिट्टी को वह बंजर बनाने लगा। और वहाँ पर फिर हमारे भूगोल विभाग द्वारा, गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा इस पर तमाम रिसर्च PhD कराए गए और उस पर निष्कर्ष पारित किया गया कि अब सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा जाए कि जो गंडक समादेश के किनारे जो भूमि प्रति भूमि में बदल रही है, बंजर भूमि में बदल रही है, उसको बचाने का एकमात्र उपाय है कि वहाँ ट्यूबवेल इरिगेशन की व्यवस्था की जाए, यानी ट्यूबवेल लगाया जाए। तो ट्यूबवेल से, एक मिनट जरा बता दें, ट्यूबवेल से जो पानी निकलेगा वह जो है बैलेंस करेगा और उसका जो ये है, जो वाटर टेबल है वह नीचे भगेगा और फिर वो समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। सर, दूषित पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए जो है तमाम संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, इन लोगों ने अभी तक कौन कौन सी योजनाओं को फलीभूत किया है? इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब आप देखिए इस समय जो है भारत सरकार की जो योजना है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं और समाज में जो जितने भी गांव समाज के भीतर जो प्रति भूमि है उस भूमि पर जो है सामाजिक वानिकी के द्वारा वृक्षारोपण व्यापक पैमाने पर किया गया और कृषि वानिकी के लिए जो है अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि जितने भी किसान हैं अपने खेतों के मेड़ पर जो है वह पौधों को लगावें और इस प्रकार से कृषि और वनों का इतना अद्भुत समन्वय बनेगा कि उसके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर 1000 पेड़ लगाया सागवान का आपने, बच्चियों की शादी करनी है, जब बच्ची की शादी करनी हो 50 पेड़ बेच दीजिए, शादी आसानी से हो जाएगी। वो अब FD का काम करेंगे तो, और इसीलिए बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमने खुद ही अभी अपने खेत में जो है 1105 सागवान के पौधे लगाए हैं और 4 मात्र हाईटेक पौधे हैं और 4-5 वर्ष में 32 से 35 फीट की ऊंचाई को प्राप्त कर लिए हैं। तो एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे अधिक कारगर जो है अस्त्र के रूप में कृषि वानिकी का उपयोग है, क्योंकि हर व्यक्ति जो खेती कर रहा है अपने खेत में पौधों को लगा करके, और जितने ही वृक्ष अधिक संख्या में होंगे उतना ही पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा और इस प्रकार से हम जो है पर्यावरण को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। सर, एक प्रश्न यह है कि राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, इसलिए मैं आपसे एक चर्चा इस बात पर करना चाहता हूँ। नेशनल NGT ने भी ये माना है कि ढेर सारे प्लांटेशन होने चाहिए जो पर्यावरण को करने, लेकिन विकास को देखते हुए सरकारें ढेर सारे वृक्षों का कटिंग करते जा रहे हैं और जंगल से हटा करके उन्हें इंडस्ट्री में तब्दील कर रहे हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जनसंख्या वृद्धि को चेक करने की आवश्यकता है। जब जनसंख्या बढ़ेगी और कृषि पर दबाव बढ़ेगा तो कृषि की भूमि जो है तो बढ़ने वाली नहीं है, जोतों का आकार बढ़ नहीं रहा है। इसलिए आप जो जहाँ बागीचे थे उनको आप काट करके वृक्षों का विनाश करके उसको कृषि भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हरित क्रांति की जो योजना थी, जो ग्रीन पॉलिटिक्स जो है इस समय वर्तमान समय में पूरे विश्व के भीतर यह पर्यावरण को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण कारगर उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है।
कि कैसे जो है ग्रीन पॉलिटिक्स यानी कैसे पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न देशों में पार्टियां बनी हैं उसके लिए, उनके नाम पर कि पर्यावरण बचाओ, उनके अभियान के नाम पर जो है पार्टियां बन रही हैं, उसके नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ग्रीन पॉलिटिक्स जो है इसमें हरित राजनीति जो है विश्व में सबसे महत्वपूर्ण एक कारगर अस्त्र के रूप में उभर रहा है। और अगर वह योजना सफल हुई तो निश्चित रूप से जो है वृक्षों का आधार बढ़ेगा, और जब वृक्षों का आधार बढ़ेगा तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। चलते चलते अंतिम प्रश्न, हरित क्रांति के साथ साथ पूरे विश्व को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे कि सभी विश्व के लोग पर्यावरण को लेकर के चिंतित जरूर रहें लेकिन उनका सॉल्यूशन भी निकले, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम विकास के मॉडल को बदलें पहले, और विकास का मॉडल जो है वह केवल उद्योग धंधों के विकास से संबंधित नहीं है, कृषि विकास भी उसके भीतर आता है। कृषि विकास के मॉडल में जो हरित क्रांति और के स्थान पर जो है हम इको फार्मिंग का समावेश करें, और पर्यावरणीय कृषि का जो मतलब ही होता है कि जिस क्षेत्र में जैसी कृषि पारिस्थितिकी है हम उसके अनुसार खेती का काम करें, तो पर्यावरण को कम क्षति होगी, उत्पादन भी साफ सुथरा रहेगा और वो मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी हालत में पर्यावरण को बचाने में समर्थ नहीं।